welcome learners to the teleconferencing session of the course DECE 2, Child Health and Nutrition. And today we'll start with block 6, which is the block which talks about childhood illnesses, their prevention and treatment. यूनिट 21 से शुरू करेंगे जो कि है केयरिंग फॉर द सिक चाइल्ड. बीमार बच्चे की देखभाल कैसे की जाए. आज पहला जो सेशन है उस पर चर्चा करेंगे. केयर ऑफ द हेल्दी चाइल्ड यू हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड प्रीवियसली इन ब्लॉक 4. लेट्स लुक एट द ऑब्जेक्टिव्स. आज क्या क्या चीज़ों पे हम बात करेंगे. हम देखेंगे कि बच्चे जो बीमार होते हैं, चाहे थोड़ा कम माइल्ड है उनको बीमारी या सिवियर बीमारी है, क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं जनरल, एंड उसके बाद उनकी केयर, बेसिक केयर के लिए क्या क्या हमें करना है, किस तरह से हमें बच्चे की जो इलनेस है उसकी जो इन्फॉर्मेशन है पेरेंट्स से कलेक्ट करनी है. देन वी हैव टू लर्न हाउ टू मेक अ हेल्थ कार्ड और मेंटेन अ हेल्थ कार्ड. ऑल्सो वी नीड टू एग्जामिन द सिक चाइल्ड. उसको एग्जामिन करके हमें उसके सिम्टम्स क्या है, इलनेस कैसी है, माइल्ड है, हल्का बीमार है बच्चा, थोड़ा ज़्यादा या काफ़ी ज़्यादा सीरियस कंडीशन है, वो हमें तीनों में से जज करना है और उसी हिसाब से हमें इमीडिएटली क्या केयर देनी है बच्चे को वो देखना है. इसके अलावा अगर बच्चे को हॉस्पिटल भेजना है वो भी हमें समझना है और पेरेंट्स को उसके लिए हमें कन्विंस करना है. इसके अलावा बच्चे जब बीमार होते हैं एक अलग तरह की उनकी एक तरह की इमोशनल नीड्स उस स्पेसिफिक ड्यूरेशन में होती हैं, उनको समझना है. एंड लास्टली वी नीड टू लिस्ट द एस्पेक्ट्स दैट हेल्थ एजुकेशन फॉर पेरेंट्स एंड कम्युनिटी. ट्रीटमेंट है मगर अगर ट्रीटमेंट से पहले बहुत सारा प्रिवेंशन की अगर हम बात करें पेरेंट्स से, सिर्फ उस दिन नहीं जब बच्चा बीमार है, मगर रेगुलरली हफ्ता दर हफ्ता, महीने पे मीटिंग करके और बहुत सारे तरीक़ों से अगर पेरेंट्स को रेगुलरली हम ये जानकारी देते रहें कि क्या क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से बच्चे बीमार पड़ते हैं और बच्चों की इलनेस को उतना ही प्रिवेंट कर सकेंगे. सबसे पहले तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट हेल्थ इज़ वेरी होलिस्टिक. वही बात हमने कल भी करी थी कि खाली खाने पीने से, आहार को ध्यान में रखने से ही बच्चा हेल्दी नहीं हो जाएगा. बच्चे की नीड्स हैं फिज़िकल, उसके बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से बच्चा बीमार हो सकता है. मेनली अगर उन फैक्टर्स को देखा जाए तो 3 कैटेगरीज़ में हम उनको बांट सकते हैं. बेसिकली फ़िज़िकल फैक्टर्स में कुछ ऐसी चीज़ें बच्चे का खान पान, न्यूट्रिशन, उसके अलावा स्ट्रेस फैक्टर्स जितने भी हैं और इन्फेक्शंस. स्पेशली बच्चे जो काम करते हैं, बच्चे दुकानों पे काम करते हैं, फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, तो कुछ सामान भारी उठाना, उस तरह का फिज़िकल लोड जब बच्चे लेते हैं. फैक्ट्रीज़ में केमिकल्स हैं, कुछ हार्मफुल इन्वायरमेंट है, वेंटिलेटेड नहीं है वो जगहें जहाँ बच्चे काम करते हैं, ये सब फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करेंगे. और अगर बच्चों को स्ट्रेस ज़्यादा है किसी भी तरह का तो वो भी बच्चे बीमार पड़ते हैं. इसके अलावा साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर्स, कुछ घरों में बच्चों को या स्कूल्स में कई बार किसी बच्चे को बहुत डांट पड़ रही है, घर पे कुछ ऐसा माहौल इस तरह का है, बच्चे को बाकी बच्चे स्कूल में उसको बुली कर रहे हैं या घर पे उसको किसी चीज़ के लिए धमकाया जा रहा है या उसकी पिटाई हो रही है. कई बार फादर्स, एल्कोहलिक फादर्स या कुछ और तरह की घर पे परेशानियां हैं जिसकी वजह से बच्चे पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ जाता है. इस वजह से भी बच्चे बीमार पड़ते हैं. तो बेसिकली खान पान, बच्चा कितना खुश है और उसकी हेल्थ, ये तीनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं. किसी भी तरह का स्ट्रेस इन एरियाज़ में बच्चे को बीमार कर सकता है. नाउ वील अंडरस्टैंड हाउ टू रिकग्नाइज, कैसे पहचानें कि अगर आप एक सेंटर में हैं, एक क्लास में, एक क्लास के टीचर हैं, एक आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि क्या ये बच्चे बीमार हैं. या ये भी हो सकता है कि कोई पेरेंट्स आपके पास एक बच्चे को लेके आएँ जो बीमार है और उसको आपकी हेल्प चाहिए, उनको नहीं समझ में आ रहा कि अब मैं क्या करूँ. दोनों ही सिचुएशंस में आपको बच्चे को ऑब्जर्व करना है केयरफुली और देखना है कि बच्चा बीमार है. कुछ हल्की जो बीमारियां हैं, माइल्ड मॉडरेट इलनेस हैं, उनके सिम्टम्स के लिए आपको बेसिकली देखना है कि क्या बच्चा खेल रहा है, इनएक्टिव तो नहीं हो गया. बच्चे खेलना, सबसे पहले उनके खेलने पे भी इफ़ेक्ट होता है. उसके अलावा क्या थका थका लग रहा है पूरा दिन, रो रहा है बार बार बिना बात के, इरिटेबल हो रहा है जल्दी जल्दी से, कहीं दर्द बता रहा है बार बार. और उसके अलावा अगर उसकी स्किन पे कोई रैश है, कहीं पे कोई स्वेलिंग है, वो सब चीज़ें हैं. ये अगर आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बच्चे को कुछ बीमारी हो सकती है. सिवियर इलनेस के लिए आपको देखना पड़ेगा कि बच्चा बहुत ही बिल्कुल लिस्टलेस हो जाता है, इरिटेबल और लिस्टलेस चाइल्ड, बिल्कुल जैसा बैठ गया, जैसे उसमें जान ही नहीं है. सांस लेने में परेशानी, बहुत तेज़ ब्रीदिंग, रैपिड ब्रीदिंग है, थोड़ा सा ऐसे ड्राउजीनेस, जैसे
फिट्स आ रहे हैं, अगर बच्चे को किसी तरह से, बच्चे की लिप्स बहुत ड्राई हैं, आंखें ऐसी जैसे अंदर धंस सी गई हैं, संकन आईज, पीलापन शरीर पे आ जाना, कई बार नीला शरीर जैसे नीला पड़ रहा है, वो भी एक बहुत ही सीरियस सिचुएशन है। या नॉट रिस्पॉन्डिंग टू एनी स्टिमुलाई, बच्चे को कुछ भी आप बात कर रही हैं, उसको छू रही हैं, उसको कुछ कर रही हैं, कुछ उस पर बच्चा अगर रिएक्ट नहीं कर रहा, तो ये सब कारण बहुत ही सीरियस हैं। बच्चे को कुछ सीरियस प्रॉब्लम है, उसको इमीडिएटली आपको देखना पड़ेगा। नाउ वील टॉक अबाउट केयरिंग फॉर द सिक चाइल्ड। क्या करें? अब पता चल गया हमें बच्चे को या तो माइल्ड इलनेस है या मॉडरेट या सिवियर, जिस भी लेवल की उसको इलनेस है, सबसे पहले तो वी हैव टू मेक द चाइल्ड कंफर्टेबल। तो जो भी बच्चे का डिस्ट्रेस है उसको हमें कम करना पड़ेगा। कुछ बहुत जनरल रूल्स हैं सब इलनेस के लिए। बेसिकली बच्चे को अकेला नहीं छोड़ें, कोई ना कोई माँ बाप, भाई बहन, कोई, अगर क्लास से भी आप बाहर जा रही हैं और वो बच्चा क्लास में आपको छोड़ के जा रही हैं, तो आपको उसके साथ किसी को, आया को, किसी बड़े बच्चे को छोड़ना पड़ेगा। कमरा भी इस तरह का ना हो जिसमें कोई हवा ही ना हो, वेंटिलेटेड रूम चाहिए, थोड़ा सा फ्रेश एयर आए, तेज़ हवा ना आए, मगर एक तरह के खिड़की दरवाज़ा कुछ होना चाहिए। बिल्कुल बंद कमरे में ना छोड़ के जाएं बच्चे को। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी मैम। हाँ जी मैम पंजाब से शशि बात कर रही हूँ। हाँ जी, शशि वाला शशि। मेरा नाम है। मैम मैंने DEC के लिए ना अप्लाई किया था। हाँ जी, हेलो, हाँ जी, हाँ जी मैम। हाँ जी, मैम पूछिए। DEC कोर्स के लिए मैंने ना इसमें अप्लाई किया था इग्नू में। हाँ जी, तो मैम मेरी +2 में HP बोर्ड की है। हाँ जी, तो वहाँ पे 94 में मैंने +2 की थी, तब वहाँ पे 4 सब्जेक्ट की थी +2। हाँ जी। तो मैम मेरी इस एडमिशन नहीं हो पा रही। ये क्वेरी पहले भी फ़ोन पे आई हुई है हम लोगों को। इसके लिए बेसिकली आपको रीजनल सेंटर को कांटेक्ट करना पड़ेगा। एक बार रीजनल सेंटर से बात कीजिए या ईमेल पे उनसे बात कीजिए। मैम किया था, पिछली बार भी हमने अप्लाई किया था, जो आपका पिछला सेशन था हाँ जी। उसमें हमने अप्लाई किया था, उसमें हमने मेल भी डाली थी, मगर उसका कोई ऑथेंटिक वो नहीं आया, अच्छा ठीक है। जवाब नहीं आया उसका ना। अच्छा, ठीक तो हमें है। बता नहीं रहे कि हम इसके लिए क्या करें, क्योंकि मैम मैं ना यहाँ पे जॉब कर रही हूँ अच्छा ठीक है, मैं समझ पंजाब गई में, हमारे आपकी लिए बात। कंपलसरी कर दी है। हाँ, मैं समझ गई आपकी बात। आप ऐसा कीजिए, आप प्रोफेसर रेखा का नंबर देख के वेबसाइट पे आप मेल कर दीजिए। हाँ जी मैम। उस मेल को देख के हम उसका जो भी उसके रिलेटेड जो भी एक्शन लेना है वो लेके आपको वी विल रिस्पॉन्ड बैक टू यू। ठीक है, ठीक है मैम। आप मेल भेजिए, उसको हम रिस्पॉन्ड करेंगे। केयरिंग फॉर द सिक चाइल्ड, सो बेसिक रूल्स की बात कर रहे थे। बच्चे के कपड़े, कॉटन के कपड़े, बहुत कसे कसे कपड़े नहीं, कॉटन की चादर भी। उसके अलावा लिक्विड देते रहिए। कोई भी बीमारी है, बच्चा, बहुत सारी बीमारियों में आज जो हम डिस्कस करेंगे आप देखेंगे बच्चे को डिहाइड्रेशन होने का बहुत चांस रहता है, तो लिक्विड्स देते रहें। इसके अलावा कुछ स्ट्रॉन्ग स्मेल्स ना हो आसपास जिसकी वजह से बच्चे को नॉजिया या प्यूकिशनेस ना हो, इस तरह की चीज़ें। और उसके अलावा जो स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं, ये तो कुछ जनरल है, जैसे अगर बच्चे को बहुत तेज़ फीवर है तो बच्चे को स्पॉन्जिंग करके, गीला कपड़ा करके वो फीवर कम करना पड़ेगा। अगर बच्चे को डायरिया है तो उसको ORS का घोल देना पड़ेगा। कुछ बच्चे को सांस नहीं ले पा रहा ठीक से, तो बच्चे का सर थोड़ा, बच्चे को बिल्कुल नहीं लेटा सकते, सर के पीछे पिलो रख के थोड़ा बिठाना पड़ेगा। इसके अलावा वॉमिटिंग अगर बच्चा कर रहा है तो बच्चे को एक तरफ उसका मुंह की अपना वॉमिट ही अंदर ना चले जाए बच्चे के। बुखार है, उसके लिए बच्चे को थोड़े कपड़े तो पहनाने ही पड़ेंगे, वार्म रखना पड़ेगा। कोई घाव है तो उसको साफ करके उसका वो करना पड़ेगा। ये बेसिक जो बच्चे की केयर के लिए है। इसके अलावा खाना हमेशा जब भी बच्चा बीमार है, अदरवाइज़ भी बच्चे को बहुत लाइट और वो खाना जो बच्चा आराम से डाइजेस्ट कर पाए। बच्चे को साफ़ सुथरा रखें। मुंह वगैरह बच्चे का अगर नहला नहीं भी पा रहे तो उसको पोंछें गीले कपड़े से। लिप्स वगैरह, आँखें, उसको थोड़ा साफ़ रखें। और मेडिसिन आपको तभी देनी है अगर आप बहुत श्योर हैं और आपको पता है। जनरली आपको खुद से बच्चे को मेडिकेट नहीं करना है। अगर आप टीचर हैं, मदर हैं, अगर आप बहुत श्योर हैं तभी, नहीं तो आपको डॉक्टर ने जो ट्रीटमेंट दिया या डॉक्टर को रेफ़र करना पड़ेगा एज ए टीचर। आप खुद से कोई भी मेडिकेशन उठा के बिल्कुल नहीं दे सकती। कॉन्टैक्ट द डॉक्टर, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर को अप्रोच करें। इसके अलावा जो बच्चे, जो माएँ बच्चों को स्तनपान करा रही हैं, ब्रेस्ट फीड कर रही हैं, उनको इनकरेज करना है। बहुत बार ये एक तरह का एक सुपरस्टिशन है कि जब बच्चा बीमार होता है तो दूध उसको पचता नहीं है और दूध माँ देना, अपना दूध देना भी बंद कर देती हैं, कम देती हैं। सपोज़ बच्चे को डायरिया है, कुछ है कि बार बार उसको दस्त लगे हुए हैं, ये बिल्कुल एक गलत धारणा है। बच्चे के शरीर को न्यूट्रिशन चाहिए और माँ का दूध बच्चे के लिए बहुत अच्छा है। तो माँओं को यही, जो माएँ स्तनपान करा रही हैं, छोटे बच्चे भी अगर बीमार होते हैं।
हाँ जी, हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम मेरी डीईपी 1 की असाइनमेंट से रिलेटेड है क्वेश्चन। हाँ जी, मैम वो जो सेक्शन बी की एक्सरसाइज 7 है, हाँ जी, वो मैचिंग एंड कंजर्वेशन पे। हाँ जी, मैम जो इसमें एक्टिविटीज दी हुई ऑलरेडी, हाँ जी, एक्टिविटी 1 उसके 2 पार्ट्स हैं, जैसे आगे एक्टिविटी 2, फिर हाँ जी। मैम हमने यही एक्टिविटीज करनी है ना? आप ये एक्टिविटीज़ भी कर सकती हैं। अगर वहाँ पे नहीं लिखा कि टेक अदर एक्टिविटीज़, अगर तो आप वो भी कर सकती हैं, नहीं तो आप उसी टाइप की और एक्टिविटी प्लान कर सकती हैं। मैम यहाँ पे तो ऐसा कुछ अलग से ऐसा कुछ मेंशन ही नहीं तो आप किया वही हुआ। एक्टिविटी ले सकते हैं। अगर मेंशन नहीं किया कि ये सिर्फ आपको सजेशन कर रहा है, ये सिर्फ सजेस्टेड एक्टिविटीज़ हैं, तो आप वो भी लेके कर सकती हैं। हम ये वाली कर लेना, हाँ मतलब जी, जो कर इसमें दी लीजिए। हुई है, और ये काट ये जैसे सीजर का हाँ बना जी, हुआ है, हाँ यही जी, वाली लगा सकते हैं ना? लगा सकते हैं। एक और क्वेश्चन था मैम, हाँ जिनको जी, जो मैसेज नहीं आया गूगल वाला, हाँ जी। फिर वो क्या करें? जिनको लिंक नहीं आया, वो किसी भी फ्रेंड से, जो आपके आसपास और जो टीचर्स हैं, आपके कोलीग्स हैं, उनसे वो लिंक लेके वो भर सकते हैं। ठीक है। ओके, ठीक। या आप आरसी खन्ना को ईमेल कर सकते हैं, रीजनल सेंटर खन्ना, वो भेजें। उससे भी आसान है, आप किसी से भी वो लिंक ले लीजिए, अपनी मेल पे डलवा लीजिए और फिर उसको भर दीजिए गूगल फॉर्म को। इसके अलावा बच्चे के जो भी वेस्ट्स हैं, मतलब उसका कुछ भी स्टूल्स हैं, बच्चे से वॉमिट हो गई, उस सब को डिस्पोज ऑफ करना। ये नहीं कि उसको आपने फेंक दिया कहीं भी, क्योंकि वो उनमें भी इन्फेक्शन हो सकता है, जो कि और सिस्टम में आके बाकी बच्चों और बड़ों को भी इफेक्ट हो सकता है। तो उसको डिस्पोज ऑफ करना, उसको ठीक तरह से फेंकना, लिफाफे में डाल के उसको ठीक तरह से उसको डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा आपको। फाइंडिंग अबाउट द इलनेस, अब क्या इलनेस है। कुछ आपने बेसिक काम कर लिया, आपने बच्चे का डिस्ट्रेस कम कर दिया, आपने उसको डॉक्टर के पास या हेल्थ केयर वर्कर के पास भेजा। इसके साथ साथ आप पेरेंट्स से, स्पेशली मदर से बात कर सकते हैं कि बच्चे को क्या इलनेस है। इससे थोड़ा सा और आप डॉक्टर को भी बता पाएंगे, या थोड़ी क्लियर और पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अगर बहुत ही माइनर इलनेस है और आपको लगता है कि मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, तो भी आप मदर को एडवाइस कर सकती हैं कि वो घर पे क्या करेंगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं हर इलनेस के लिए हॉस्पिटलाइजेशन हो या डॉक्टर के पास जाना पड़े। बेसिकली लिसन टू द मदर, शी विल नो व्हेन हर चाइल्ड इज़ इल। माँ को सबसे पहले पता चल जाता है अगर बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है और वो बीमार हो रहा है, तो माँ से ज़रूर बात करें। और भी चीज़ें हैं, जैसे कि ये सारे सवाल कि क्या झट से अभी बच्चा 1-2 दिन में बीमार हुआ, कि काफ़ी टाइम से लग रहा है कि उसको ग्रेजुअली ये इलनेस है। इसके अलावा क्योंकि ये भी बताएगा कि बच्चा हेल्दी है कि नहीं। अगर बच्चे को आज बुखार हुआ 1-2 दिन पहले, तो मतलब बच्चा वैसे हेल्दी है, मगर अगर बार बार उसको बुखार हो रहा है, तो इसका मतलब कुछ और दिक्कत है जो बुखार में आ रही है। हेलो हेलो, हेलो। हाँ जी, हाँ जी मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मैम मैंने ना आपसे ये पूछना था, जो डीसी 1 की असाइनमेंट है, हाँ जी, उसमें ना पहला क्वेश्चन है, उसके पहले का 4th भाग है, हाँ जी, शाला पूर्व बच्चे संरक्षक नहीं रह सकते। हाँ जी, हाँ जी, उसमें जो शब्द है ना संरक्षक, क्या वो सही है? एक सेकेंड। हाँ, कैनॉट कंजर्व है ना, इंग्लिश में है कैनॉट कंजर्व। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, मतलब बच्चे जैसे कोई चीज़ है, कुछ भी है, सपोज सपोज आटा है, आटे का एक बॉल है, तो अगर उसका हमने कुछ और शेप दे दिया, अगर हमने उसकी चपाती बना दी और बच्चे से पूछा कि ये आटा इसमें ज़्यादा है या इसमें ज़्यादा है, हाँ जी। तो जो छोटे बच्चे हैं 3 से 6 साल तक, यहाँ पे बोला है कि वो ये नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे कि चपाती बड़ी है, इसमें आटा ज़्यादा है, जबकि आटा तो वही रहा। तो कंजर्वेशन, चाहे ये किसी मास का है या वॉल्यूम का है, एक लंबे ग्लास से एक लंबे पतले ग्लास में दूध दिया आपने, भाई बहन है, तो एक को आपने थोड़ा बड़ा लंबा ग्लास दे दिया, दूसरा का ग्लास थोड़ा छोटा है मगर चौड़ा है, तो आपने देखा होगा बच्चे आपस में बोलते हैं कि उसको ज़्यादा दूध दे दिया, या अगर ग्लास बदल गया तो आप तो यही बोलते हैं कि दूध उतना ही है, आप वापस डाल के दिखाते हैं कि अच्छा मैं तेरे ग्लास में डाल के दिखा दूँ, मगर फिर भी आप देखेंगे कि बच्चे ये बोलते हैं कि नहीं आपने उसको ज़्यादा दिया, या अगर जो चीज़ पसंद की है वो उसको ज़्यादा दे दी और जो ना पसंद है वो आपने मुझे ज़्यादा दे दी। तो ये सवाल है कि इस उम्र में बच्चे कंजर्व नहीं कर सकते। कंजर्वेशन है एबिलिटी टू गो बैक, कि वो चीज़ उतनी ही रही, वो लिक्विड। सवाल तो मुझे ना समझ में आया, पर जो यहाँ पर वर्ड लिखा है ना संरक्षक, उसमें प्रॉब्लम है। ये क्या जो वर्ड है, ये नहीं होना चाहिए, संरक्षण नहीं होना चाहिए। कंजर्वेशन का हिंदी वर्ड ना, हाँ जी,
इसका हिंदी वर्ड अभी मुझे नहीं याद आ रहा, मगर आप किताब में देख सकती हैं हाँ, उसको। किताब में देखकर ही मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्योंकि किताब में लिखा है संरक्षण और जहाँ पर लिखा है संरक्षण। हाँ, जो संरक्षण, हाँ जी, हाँ, जो किताब में यूनिट में लिखा है वही वर्ड आप यूज़ कीजिए। ओके मैम। हो सकता है ये एक प्रिंटिंग एरर हो गया हो असाइनमेंट में, मैं चेक कर लूँगी और आपको बता देंगे, कल की क्लास में आपको बता देंगे। ओके मैम। इसके साथ ही मेरे को याद आया और मैं बताना चाहती हूँ, कल 3 से 5 होगा सेशन, और वो DEC 4 प्रोजेक्ट वर्क जिसकी हम बात करते आए हैं और बहुत स्टूडेंट्स इसके बारे में सवाल कर रहे हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट वर्क आपको एक जगह जाके 30 दिन आपको एक स्कूल में काम करना है और उसके लिए स्पेसिफिकली एक पूरा कोर्स है। तो कल आपका उसके रिलेटेड टेली कॉन्फ्रेंसिंग होगा 3 से 5। कोशिश कीजिएगा कि इसको मिस ना करें, क्योंकि ये एक ही बार होगा, उसके बाद दोबारा नहीं होगा। तो जो भी जानकारी है, जो भी क्वेरीज़ हैं उससे रिलेटेड, स्कूल रिलेटेड, वो आप कल पूछ सकते हैं। वापस यूनिट पे जाते हैं। कितना सिवियर है कोई भी इलनेस, वो उसकी ड्यूरेशन से पता चल सकता है। अगर बहुत टाइम से है तो मतलब उसको कुछ दिक्कत ज़्यादा है। कुछ डायरिया जैसी चीज़, दस्त भी अगर बहुत दिन से है तो वो भी एक बहुत डेंजरस सिचुएशन बन सकती है। बाकी ये सब सवाल आप पूछ सकते हैं कि कब से है, माँ को पूछ सकते हैं कब से है ये जो भी आपको प्रॉब्लम है इस बच्चे को, और बच्चा कैसा फील कर रहा है, पहले क्या कुछ और बीमारी थी क्या बच्चे को, थोड़ा सा हिस्ट्री पूछ सकते हैं, उससे भी आपको समझ में आएगा। और इसके अलावा क्या चीज़ें नहीं हैं। अब दस्त के साथ कई बार बच्चों को वॉमिट भी हो जाता है, फीवर हो सकता है, कई बार स्टूल्स में उनके ब्लड या म्यूकस भी आ सकता है। तो ये सब चीज़ें आपको पूछनी पड़ेंगी, तभी आपको पता चलेगा स्पेसिफिकली बच्चा को क्या बीमारी है। इसी तरह से बुखार के लिए बच्चे को कफ होता है, आपको सवाल करने पड़ेंगे। पुरानी इलनेस के बारे में भी, इस इलनेस तो ये कब से बीमारी है वो तो पूछना ही है, इसके अलावा कोई और पुरानी बीमारी है उसके बारे में चेक करना पड़ेगा, उसके लिए क्या ट्रीटमेंट दिया गया। ये तो नहीं कि हम लोग कुछ ट्रीटमेंट देने का सोच रहे हैं, या कुछ डॉक्टर को भी ये पूरी जानकारी, अगर आप आंगनवाड़ी वर्कर हैं। हेलो हेलो, हाँ जी, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम, मैं ना असाइनमेंट पर क्वेश्चन पूछना है। हाँ जी मैडम, असाइनमेंट के पीछे जो, गुड इवनिंग, असाइनमेंट के पीछे जो प्रतिपुष्ट वाले क्वेश्चन है मैम, उसको करनी है। सेक्शन बी और सी की बात कर रही हैं? हाँ जी मैम, बी और सी की बात कर हाँ, रही वो हूँ। कंपल्सरी है, वो आपकी प्रैक्टिकल मैनुअल, जो आखिरी किताब है एक प्रैक्टिकल मैनुअल, हाँ जी, उसमें दिए गए हैं। वो नंबर दिया गया है आपको, जो नंबर है, सपोज आपको दिया है 2, 3, 4 में से एक करना है, हाँ तो वो जी। उसमें है, वो करना है, साथ में देना है, उसके बिना असाइनमेंट इनकम्प्लीट है। नहीं मैम, जो उसके पीछे क्वेश्चन है ना, अभी आपको ये प्रश्न कठिन लग गया, अपने कारण बताइए, ऐसे पीछे से 5-6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो भी सोल्यूशन करनी है असाइनमेंट में। हाँ जी 1 की आप बताइए, कौन सा बोल रही हैं आप? मेरे पास है सामने असाइनमेंट। मैम, अभी आज 5th की बात कर रही हूँ, प्रतिपुष्ट वाले क्वेश्चन। एक्सरसाइज 6, तो 5th सेक्शन कौन सा? अभ्यास की DEC 1 की बात कर रही हैं, असाइनमेंट नंबर 1 की 2? 1 की मैम। ठीक है, 1 में सेक्शन A की B? मैम, बी का 5 पार्ट। ओके, ठीक है, B का 5 पार्ट। हाँ, सी गैप आपका मैम अभ्यास 5 है ना जो। अच्छा, ग का, ठीक है, 5 है, हाँ जी, ठीक है। मैम, पीछे से क्वेश्चन है ना, आपको ये अभ्यास कैसे लगा? अच्छा, फीडबैक, ठीक है, ठीक है। फीडबैक असाइनमेंट के साथ नहीं देना है आपको। ये जो आप, ये वाला जो पोर्शन है, ये वैसे आपको वहाँ एक एड्रेस दिया हुआ है, स्कूल ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन दिल्ली का एड्रेस है, इग्नू में, वहाँ भेजना है आपको फीडबैक फॉर्म। ये असाइनमेंट में नहीं डालना है आपको। ठीक है, थैंक यू मैम। ओके ओके। यूनिट पे वापस जाते हैं। हेल्थ कार्ड की बहुत डिटेल में बात पहले ही की हुई है, और उसको भी आपको, अगर आपके पास बच्चे का हेल्थ कार्ड है और सब बच्चों का आप हेल्थ कार्ड मेंटेन कर रहे हैं, तो उसमें सब इन्फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। बच्चे का नाम, उसके परिवार का, फ़ोन नंबर्स, एड्रेस, स्पेशली एज बिल्कुल ठीक होना चाहिए ये सब। और पुरानी कोई हिस्ट्री, बच्चे को क्या क्या टीका लगे हुए हैं, कुछ दवाई, कोई ऐसी बीमारी जिसके लिए वो रेगुलरली दवाई खाता है, वो सब इन्फॉर्मेशन हेल्थ कार्ड पे होनी चाहिए।
नेक्स्ट है कि आपने बच्चे को देख के कुछ सिम्टम्स आपको पता चल गए, मगर अगर और सिम्टम्स के लिए आपको उसको और थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। आपको ट्रीटमेंट बिल्कुल नहीं देना है। बार बार मैं यही बात बता रही हूँ इस पूरी यूनिट में कि केयर ऑफ द सिक चाइल्ड, आपको एक इनिशियल लेवल पे आपको समझना है कि क्या हो सकता है, बच्चा बीमार है, कम बीमार है, ज़्यादा बीमार है, क्या बीमारी हो सकती है। उस हिसाब से आपको माँ को बताना है या आपको डॉक्टर को बताना है या बच्चे को डॉक्टर को रेफ़र करना है। आप हेलो। हेलो। हाँ जी। Good evening, ma'am. Good evening. This is Sonia from Ludhiana. Yes. Ma'am, my question is regarding assignment DEC1. Okay. And the question number is 4. And part B. Okay. Listening skills of 3 years old. Ma'am, I want to know ये जो इसमें block 5 में जो यूनिट है 24 furthering language. Okay. उसमें they have given the example like we have to supply the child a toy that makes sound, then we can arrange the activity. तो Okay. यही हमें ऐसा कुछ अरेंज करना है जैसे बी पार्ट की बात कर रहे हैं आप, लिसनिंग स्किल्स ऑफ अ 3-year-old। यस मैम। हाँ, आप कोई भी एक्टिविटी प्लान कर सकती हैं जिसमें बच्चे की सुनने की जो क्षमता है लाइक वो ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन, जिससे पता चले कि लाइक वो सबकी वॉइस को रिकॉग्नाइज कर रहा है अलग अलग मटेरियल की। हाँ, वो भी आप कर सकते हैं। ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन भी लिसनिंग का ही एक फॉर्म है। ओके। और सॉन्ग और राइम्स, हाँ, वो भी लिसनिंग स्किल्स हैं। ऑब्वियसली जब बच्चा वो सुन रहा है तो उसको सीख रहा है। सो लैंग्वेज की बहुत सारी एक्टिविटीज़ में लिसनिंग तो इन्वॉल्व है ही। बिकॉज मैम दीज ऑल आर इंटर रिलेटेड ना, जैसे Yes. एक डेवलपमेंट होती है तो दूसरी उसके साथ हाँ, होती है। हाँ, हाँ, Not right, listening right, भी right. हो रही है उसमें, उसकी सारी डेवलपमेंट आ हाँ, रही है। ऑल डेवलपमेंट्स आर इंटीग्रेटेड इन ऑल एक्टिविटीज़, बट जनरली जब हम ऐसा सवाल पूछते हैं, हम एक स्पेसिफिक आपसे डेवलपमेंट के लिए पूछते हैं, तो आपको वो चूज़ करनी है जिसमें बहुत मेजरली वो हाँ दिख रहा है लिसनिंग। लिसनिंग तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ में बच्चा सुनेगा, इवन है ना, मगर इसके लिए जब फिजिकल एक्टिविटीज़ भी बच्चा खेल रहा है, खेल की भी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो भी लिसनिंग में है ना। मगर इसमें स्पेसिफिकली जिन पे आप लिसनिंग को फोकस करके जब आप प्लान करती हैं वो आपको बात करना है। ओके मैम, मेरा पॉइंट था कि ये मेन हमें फोकस जैसे ये फर्दरिंग लैंग्वेज इसमें दे रखे हैं पॉइंट्स, इसमें इसको कंसीडरेट करके हमें आगे इसको हाँ, इसको कंसिडर करके, हाँ, लैंग्वेज वाला जो यूनिट है उसको कंसिडर करके आपको लिसनिंग स्किल्स में से एक्टिविटी प्लान करना। थैंक यू सो मच। ओके। बच्चे का जो जनरल पोस्चर है, बच्चे का बॉडी कहीं बहुत स्टिफ तो नहीं हो रहा, बहुत ही ऐसे लटक तो नहीं गया, उसका लिम्प बॉडी हो रहा है, बच्चे को फिट्स तो नहीं आ रहे, ब्रीदिंग कैसा है, 50 पल्स उसका कैसा है, और ये सब इंडिकेशंस हैं ऑफ एनी काइंड ऑफ इलनेस। और इमिडिएटली उसके हिसाब से आपको बच्चे को चाहे उसको घर के लिए ट्रीटमेंट बताना है या हॉस्पिटल भेजना है। अगर बच्चे को हॉस्पिटल भेजना है तो सबसे पहले पेरेंट्स को बात करनी पड़ेगी, या तो पेरेंट्स, अगर बच्चा आपके पास सेंटर में आपको लग रहा है ऐसी सीरियस कंडीशन हो रही है कि बच्चे को हॉस्पिटल भेजना है, आपको पेरेंट्स को कांटेक्ट करना पड़ेगा। और पेरेंट्स, हेलो हेलो। हाँ जी मैडम गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग। हाँ जी मैडम, मैं असाइनमेंट ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਜੀ। हाँ जी पूछे। मैडम 6th क्वेश्चन हैगा ना, उन अनुपीतियों तथा गुणों का वर्णन कीजिए। हाँ जी हाँ जी। जिनका आरंभिक बाल अवस्था देखभाल। मैडम ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ मतलब बाल अवस्था भी किस तरह? ये DC1 का बोल रही हैं? हाँ जी DC1 का मैडम। 6 नंबर सवाल। हाँ, तो जैसे जो भी लोग अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर्स हैं, छोटे बच्चों के साथ जो काम करते हैं, उनमें किस तरह की क्वालिटीज़, उनका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, उनमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, वो उसकी बात करनी है आपको। मैडम छोटे बच्चे जिਵੇਂ 3 तो 6 लेनी है। हाँ नहीं, बच्चे, हाँ, तो 3 बच्चों का उम्र का इतना इसमें फ़र्क नहीं पड़ता। छोटे बच्चों के साथ काम करने के लिए 6 साल तक के बच्चे, जन्म से लेके 6 साल तक के बच्चे, 7-8 साल तक के बच्चों के लिए जो भी लोग काम करते हैं, उनमें किस तरह की क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उनका नज़रिया किस तरह का होना चाहिए, क्या कैसे होने चाहिए, क्या वो बहुत ऐसे होने चाहिए कि जो उन्होंने सोच लिया बस वही करना है और उसमें इधर उधर नहीं होना, मतलब किस तरह से उनका अप्रोच होना चाहिए, क्या उनमें क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ठीक है, ये यूनिट में दिया गया है, आप एक बार। सेकंड, हाँ जी, सेकंड ते थर्ड पार्ट है जी। सेकंड मेरा एक क्वेश्चन ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ प्रैक्टिकल। अच्छा, बी से सी सेक्शन मैडम। हाँ जी, बी और सी में से एक लेना है। बी में से 4, 6 या 7 तीनों में से एक लेना है। आपको करने सारे हैं मगर आपको भेजना एक ही है, असाइनमेंट में एक ही लगाना है। मैडम ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗਾਤਮਕ ਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੇਜ ਛੱਡੇ ਆ।
हाँ, जो प्रैक्टिकल, ਜਿਹੜੀ बुक ਤੁਸੀਂ हाँ ਆਪਣੇ जी, ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। प्रैक्टिकल मैनुअल जो दिया हुआ है ना साथ में, जिसके नीचे नंबर नहीं है, लिखा हुआ है प्रैक्टिकल मैनुअल, नियमावली हाँ जी, ऐसे करके लिखा हुआ है हाँ उस जी, पे, वो उसमें नियमावली है। मैडम, हाँ जी, हाँ नियमावली है, प्रयोगात्मक। हाँ, प्रयोगात्मक निर्मा, उसी में ये सारे एक्सरसाइज हैं। उन्हीं में से आपको 4, 6 और 7 में से तीनों पढ़ के करने, अपनी प्रैक्टिस के लिए तीनों हैं, मगर भेजने के लिए एक ही भेजना है जो आपको लगता है आपने सबसे अच्छा किया। मैडम ये करने वो सारे है? आप अपनी प्रैक्टिस के लिए सब करें ना, उससे आपको ज़्यादा अच्छे से जानकारी होगी और आपको समझ में आएगा जो सब आपने पढ़ा है। आप खुद सारे कर लीजिए, मगर भेजना। फीडबैक वाला कौन सा था? हाँ, फीडबैक वाला कई एक्सरसाइजेस के पीछे एक फीडबैक दिया हुआ है कि आपको ये क्रिया कैसी लगी, आपको क्या मुश्किल आई, कुछ आपको समझ में आया कि नहीं आया। वो एक जानकारी है सिर्फ, उसको असाइनमेंट का पार्ट नहीं है। वो वैसे आप अगर भेजेंगे जिस एड्रेस पे लिखा है, तो जैसे हम लोगों को पता चलता है कि इतने सारे लर्नर्स हैं, उनको किसी एक्सरसाइज में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, उनको कैसा लगता है, इंटरेस्टिंग लग रहा है, नहीं लग रहा है, मुश्किल लग रहा है, वो हम लोगों के लिए है, एक हमें समझने के लिए कि आप लोगों को किस तरह के लगे। मतलब वो हाँ जी, भरना हैगा कि भी असाइनमेंट में तो नहीं लाना हो? असाइनमेंट में नहीं लगाना, भर के अलग से डाल के एक एनवेलप में आपको एड्रेस पे भेजना है। अच्छा, तो एक नेक्स्ट मैडम क्वेश्चन था भी ये हाँ जी, A4 साइज ही लानी है सीट के, जितनी मर्जी असाइनमेंट ले लीजिए सीट? हाँ जी, एक बार दोबारा। असाइनमेंट सीट मैडम, असाइनमेंट हाँ, सीट, असाइनमेंट सी, असाइनमेंट शीट, असाइनमेंट सीट। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो आप वो शीट्स भी ले सकते हैं, उसमें जो साइज कह रहे हैं। हाँ, A4 ले लीजिए, कोई फर्क नहीं है ऐसा। आप रजिस्टर का ले लीजिए शीट्स, लाइन वाला शीट्स, कोई भी शीट्स ले हाँ लीजिए। जी, जरा मर्जी ले सकते हैं। हाँ, कुछ ऐसा नहीं है शीट्स में, बेसिकली जैसे भी जिस पे आप कंफर्टेबल हैं आप काम कर सकते हैं। आप लाइंस वाला कोई भी शीट ले लीजिए, ठीक है। लाइन वाले शीट पे लिखना आसान रहता है। उसमें मैसेज में डाला था ना A4 साइज। A4 साइज वही होता है, A4 साइज एक स्टैंडर्ड साइज होता है। मतलब यही बोल रहे हैं, बहुत छोटे छोटे पर्चियों पे नहीं कर सकते असाइनमेंट। एक बड़ा जैसे कागज होता है पूरा A4 साइज, अंदाज़ा वैसे कागज पे कर लीजिए। आप रजिस्टर की शीट्स ले लीजिए, प्रैक्टिकल फाइल की शीट्स ले लीजिए, उसमें कुछ फ़र्क नहीं है, ठीक है। जो आप लिखेंगे वो इम्पोर्टेंट है, शीट इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है कौन सी शीट, ठीक है। अच्छा, ठीक है मैम, बस यही। हाँ जी, कई बार पेरेंट्स को थोड़ा सा ये रहता है कि बच्चे को हॉस्पिटल चिंता होती है, या बोलते हैं क्यों ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर आप कन्विंस्ड हैं तो आप पेरेंट्स को कन्विंस कर सकती हैं। उनके कुछ डाउट्स हैं, वो बोलेंगे ये तो सिर्फ खाली इसको दस्त हैं, ठीक हो जाएंगे, बार बार होते रहते हैं। तो आपको बताना है कि ये चीज़ सीरियस हो सकती है, क्या क्या दिक्कत आ सकती है। और उसके अलावा समय, पेरेंट्स के पास टाइम होना चाहिए हॉस्पिटल जाने के लिए। हो सकता है आपके सामने वो बोल दें वो ले जाएं, मगर वो अगर दोनों कुछ ऐसे काम में हैं, डेली वेजर्स हैं, और उनको लगता है कि वो हो सकता है बच्चे को ना लेके जाएं, तो सिर्फ पेरेंट्स को बताना नहीं है, आपको थोड़ा फॉलो अप भी करना है बाद में। स्पेशली बच्चे हॉस्पिटल्स में तब जब अगर ज़्यादा बीमार हैं, बच्चे को किसी तरह की ड्रिप की रिक्वायरमेंट है, उसके अलावा अगर उसके कुछ टेस्ट होने हैं, बच्चे को अगर क्लोज मॉनिटरिंग चाहिए डॉक्टर की, तब बच्चे को हॉस्पिटल भेजना ही पड़ेगा। आप चाहें तो आप एक छोटा सा नोट लिख के भी एज ए एजुकेटर, अगर आपको इतनी इन्फॉर्मेशन है, आप दे सकती हैं, जिसमें बच्चे की हिस्ट्री, आपको क्या पता है, या बच्चे को ये दवाई दी हुई है, किस तरह का सपोर्ट घर पे अवेलेबल है। इनफैक्ट कुछ ऐसी चीज़ भी कि जैसे अगर लगता है कि पेरेंट्स फीस नहीं पे कर पाएंगे डॉक्टर की, वो भी आप उसमें नोट करके दे सकती हैं। तो एक तरह से डॉक्टर्स को भी उसमें हेल्प हो सकती है, और वो जो भी चाहें वो सपोर्ट कर सकते हैं उस बच्चे को। सिर्फ आपका काम डॉक्टर के पास तक भेजना ही नहीं, उसके बाद भी आपको देखना है कि बच्चों का प्रोग्रेस, अगर वो नहीं आया 2 हफ्ते या कुछ, या घर जाके या कॉल करके देखना है आपको। उसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ इलनेस, ये तो बहुत ज़रूरी बात करनी है। ट्रीटमेंट बच्चा बीमार है वो तो करना ही है, मगर क्या ऐसी कोशिश हम कर सकते हैं कि एज एजुकेटर्स, एज टीचर्स, एज बालवाड़ी कार्यकर्तास, कि हम हेल्थ एजुकेशन पे फोकस करें। और कई तरह की कुछ सुपरस्टिशंस हैं, कुछ ये अंधविश्वास हैं कि ये बीमारी हो गई तो ऐसा कर लेंगे घर पे तो ठीक हो जाएगा, झाड़ फूक से ठीक हो जाएगा, कुछ ऐसा कुछ तावीज़ बांध दी, कुछ इस तरह से कर दी। हालांकि ये लोगों को इस चीज़ में उनको फेथ है, उन कम्युनिटीज़ को, तो हम ये नहीं बोल सकते कि जो आप कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, मगर हम उनको उसके साथ साथ सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको फिर भी एक बार डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो हालांकि अपने आप से ठीक हो जाती हैं, मगर जो उनके सिम्टम्स हैं वो बच्चे को बहुत अनकंफर्टेबल कर देते हैं। तो उनको रिड्यूस करने के लिए आपको साइमल्टेनियसली किसी तरह की दवाई या कुछ और ट्रीटमेंट भी देना पड़ेगा। हेलो, हाँ जी, गुड
गुड इवनिंग मैम। Good evening. पूछना था ये जो फीडबैक देने हैं असाइनमेंट में। हाँ जी। गुड इवनिंग मैम। हाँ जी, गुड इवनिंग। मैम अमृतसर से बोल रहे हैं। हाँ जी, पूछिए। हाँ जी, जो फीडबैक देने हैं असाइनमेंट में वो किस एड्रेस पे भेजने हैं? वहीं दिया हुआ है साथ में एड्रेस। नहीं मैम, है नहीं है उसमें, बुकलेट में तो एड्रेस। तो बुकलेट के शुरू में होगा स्कूल ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन। हाँ जी, दिया हुआ एड्रेस स्कूल ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन, दिल्ली, मैदानगढ़ी, इग्नू, मैदानगढ़ी, दिल्ली। ओके। कल उसको स्क्रॉल कर देंगे साथ में नीचे ना। अच्छा जी, ठीक ठीक है। है मैम, बस वो एड्रेस दे दीजिएगा। हाँ, फिर ठीक है। फीडबैक आप असाइनमेंट करके वो करिए, फीडबैक का हाँ जी, आपको एड्रेस असाइनमेंट भेज मैम देंगे। कर ली मैंने, तो फीडबैक भी साथ में लगा दिए हैं। अच्छा, नहीं, फीडबैक निकाल दीजिए, उसमें ज़रूरत नहीं है फीडबैक को। आपको एड्रेस कल स्क्रॉल कर देंगे, उसमें आप भेज दीजिएगा। अच्छा जी। इसके अलावा जब बच्चे बीमार होते हैं तो उनकी थोड़ी बच्चा अकेला सा पड़ जाता है। अगर कुछ दिन के लिए बीमार है, स्कूल नहीं जा सकता, घर पे अकेला है, उन सब चीज़ों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। जब बच्चे कई डिजीज़ में बच्चे बहुत लॉन्ग टर्म स्कूल नहीं जा सकते या हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, तो बैठे बैठे एनर्जी भी इतनी नहीं होती। अगर बीमार हैं, खेल कूद में बाहर भी नहीं निकल सकते, तो कुछ ऐसी चीज़ें जैसे कुछ गाना सुनने की, कुछ वो कविताओं का सुनने का कुछ अगर कर सकें, कोई स्टोरी बुक पढ़ सकें, कुछ बिस्तर पे बैठ के ही गेम्स वगैरह खेल सकें, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। इसकी वजह से बाकी बच्चों को भी इससे इम्पैक्ट होता है। घर का अगर बाकी बच्चे हैं, एक बच्चा ज़्यादा बीमार है, तो बाकी बच्चों पे भी इतना उनकी केयर कई बार अफेक्ट हो जाती है, बिकॉज पेरेंट्स इधर बिजी हो जाते हैं इस बच्चे को हॉस्पिटल में लेके जाना, लेके आना, उसकी दवा दारू करना। हेलो, हाँ जी मैम, अभी मैंने कॉल की थी, वो एक्सरसाइज 7 वाला मुझे क्लियर नहीं हो रहा मैम, प्लीज आप यहाँ पे उसमें यूनिट में देख सकते हैं। हाँ जी, कौन सा 7 एक्सरसाइज? मैम ये एक्सरसाइज 7 है, सेक्शन बी, DC1। हाँ जी, कैरी आउट एक्टिविटीज रिलेटेड टू मैचिंग इन कन्वर्सेशन एंड रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशंस, है ना? हाँ जी मैम। मैचिंग के लिए आपको एक्टिविटी करनी है, कंजर्वेशन के लिए करनी हाँ है। जी, बट इसका नेक्स्ट पेज मैम, जैसे जिसपे सीजर से कट लगाए हुए हैं, जो इसके ऊपर क्वेश्चन है, जैसे फर्स्ट एक्टिविटी में लीव की एग्जांपल दी हुई है कि बच्चों को डिफरेंट शेप्स की लीव हमने दिखा। हाँ, मैचिंग है ना, तो आप अलग अलग तरह के अगर पत्ते इकट्ठे करके बच्चों को देंगे, दो तरह के। वो कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर है। मेरा हाँ जी। पॉइंट ये है कि हम यही एग्जांपल करके इसके नीचे आंसर देने हैं ना, ये हाँ जी, बच्चों के साथ प्रैक्टिकल यही वाली एग्जांपल, और जो आगे दी हुई है ग्लासेस, हाँ, ग्लासेस में, हाँ जी, हाँ जी, करके हम कर सकते हैं ना, कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं। बस ये क्लियर नहीं हो रहा था कि यही वाले पेजेस यूज कर सकते हैं ना, ये कर सकते हैं यूज, ठीक है। कई बार है कि इन्फेक्शन की वजह से बच्चे को अलग कमरे में रखना पड़ सकता है, तो वो भी ज़रूरत पड़ सकती है, पेरेंट्स को इसके बारे में बताना पड़ेगा। और ये भी है कि कुछ इन्फेक्शंस ऐसे हैं जो लाइफ में एक ही बार होते हैं, जैसे मीजल्स, तो और अगर ये छोटी उम्र में हो जाए तो इनको मैनेज करना ज़्यादा आसान होता है। जैसे जैसे बड़ी उम्र में होते हैं तो दिक्कत ज़्यादा होती है, तो अगर कुछ टाइम के लिए बच्चे को आइसोलेट भी करना है और ये फिर ठीक हो जाते हैं बच्चे, और फिर उसके बाद दोबारा नहीं होते। अगर ये पेरेंट्स को समझा पाएँ कि इस बच्चे को कुछ दिन के लिए हमें अलग करना है, वो भी हमें करना पड़ेगा। ये यूनिट 21 का हमने डिस्कशन किया, केयर फॉर द सिक चाइल्ड। एक ब्रेक लेंगे 1 मिनट का और फिर नेक्स्ट सेशन शुरू करेंगे। थैंक यू।